साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। संस्कृत की क्लास कल कैसी रही, इस चीज़ का अनुभव अपना कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ पाई हो कल की क्लास में, वो भी आप आज की क्लास में कमेंट कर दें। चाहे तो आप मतलब जो है तुरंत के तुरंत कमेंट करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर समझ में नहीं आ रही है, कुछ और इम्प्रूव की ज़रूरत है, कहीं पे और कुछ दिक्कत हो रही, देखिए आमने सामने क्लास में ये आसानी रहती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तुरंत आप पूछते हैं। लाइव क्लास में भी यही सिस्टम रहता है, कमेंट तुरंत मिल जाता है। लेकिन यहाँ चूंकि अभी लाइव क्लास नहीं चालू है, हो सकता है कि लाइव क्लास भी चालू हो, तो आप अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप पूछेंगे ज़रूर। बाकी आपका देखिए, कल हमने आपको माहेश्वर सूत्र बताए थे। माहेश्वर सूत्र से वर्णमाला का निर्माण कैसे हुआ था, सब आपकी समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। मुझे ये आशा है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। बात करते हैं आज हम। अब देखिए, माहेश्वर सूत्र आपको पता ही है, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, 14 के 14 हमने लिख रखे हैं। अब बात करते हैं इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण। बात हमने कल आपको बताया था कि कल की क्लास में हम प्रत्याहारों के विषय में चर्चा करेंगे। तो प्रत्याहार, अब प्रत्याहार का निर्माण इन माहेश्वर सूत्रों से होता है। प्रत्याहारों की अगर संख्या बात करेंगे हम तो 42। देखिए, जितने वर्ण होते हैं उतने ही प्रत्याहार आपका निर्माण होता है। संस्कृत में 42 वर्ण हमने आपको बताए थे, और इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो चाहे तो आप लिख लीजिए, 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, ये छोटा सा समझने की बात है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी, कई बार पूछा गया। प्रत्याहार कितने हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। प्रत्याहार की संख्या कितनी है, 42 है। किससे निर्माण होता है प्रत्याहारों का, तो वो आपको हम बता ही चुके हैं, माहेश्वर सूत्रों से होता है। देखिए, माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है। वो निर्माण ऐसे होता है कि पहला बार, मतलब इधर से आप आ ई उ इनमें से कुछ भी ले लें, लेकिन अंतिम प्रत्याहार का वर्ण होगा वो इन इत्संज्ञक में से ही होगा। ये 14 इत्संज्ञक वर्ण होते हैं इसमें आपके। अब 14 इत्संज्ञक हैं, ण का अंगा चा टा णा मा या सा वा या रा और ला। ये आपके 14 इत्संज्ञक वर्ण हैं। यही इत्संज्ञक वर्ण आपके अंतिम वर्ण जो होगा प्रत्याहार का, वो इत्संज्ञक वर्ण ही होगा। जैसे हम अगर बात करें आ से लेकर, और ये हम अण लिख दें, प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है। देखिए, हमने लिख दिया अण, तो ये अण जो है आपका किसका बोधक होगा, ये इत्संज्ञक को छोड़ के बाकी बचे हुए वर्णों का बोधक होगा। बोधक का मतलब बताने वाला होगा। जैसे आपका देखिए, अब इसमें आ तो आपका रहेगा ही रहेगा, आ ई उ, ये आपका हो गया अण प्रत्याहार। ठीक है। इसी तरह अगर एण प्रत्याहार हम कहेंगे तो ई उ आ जाएगा। ठीक है। अब चूंकि हम प्रत्याहार मेन बताएंगे जिनका आपको काम होता है, ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे अक प्रत्याहार। अक में आपका देखिए आ जाएगा। अब ये नहीं काउंट किए जाएंगे, हमने आपको बता दिया, ये इत्संज्ञक वर्ण आपके सबके सब हम छोड़ देते हैं। जब भी माहेश्वर सूत्र लिखेंगे, प्रत्याहार लिखेंगे, इन वर्णों को हम शामिल नहीं करेंगे। तो अब देखिए, अक प्रत्याहार लिखा हमने। अक का मतलब क्या हुआ, आ से लेकर का तक। प्रत्याहार का मतलब ही है संक्षिप्त रूप, यानी कि अब अगर हमने देखिए अक लिख दिया, तो अक का मतलब केवल ये नहीं कि आ और का से मतलब है। का से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि का है इत्संज्ञक, इसे तो हम काउंट करेंगे ही नहीं। मेन क्या है, आ से लेकर का तक के वर्ण। अगर आपको प्रत्याहार याद है, अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है, तो प्रत्याहारों का आपको आसानी से निरूपण कर सकते हैं। तो देखिए, आ आया इसमें, उसके बाद आ गया ई उ, और उसके बाद आपका आ गया री और लिरी, या कहिए, इन्हीं को हम हिंदी कह लीजिए या संस्कृत कह लीजिए, इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर। अभी स्वरों का भी निरूपण करेंगे हम, लेकिन वो आगे की बात है। ठीक है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए आपके मूल स्वर, आ से लेकर का तक। देखिए, अब इसके बाद हम ई से लेकर का तक अगर बोलें, तो ये आपके क्या है, ई उ री और लिरी। इसका आपको संधि में यूज करना पड़ेगा एक प्रत्याहार का। हालांकि हमने बता दिया ये संधि में आपका यण संधि में यूज होता है। ठीक है। इसके बाद अब देखिए, हम यहाँ से चलेंगे, अब आ से लेकर
अगर देखा जाए अभी आ से मत चलो, ए से लेकर और चा तक एच प्रत्याहार, तो एच प्रत्याहार में आपका क्या आ गया, ए ओ ए औ। ध्यान से समझने की बात है, ए से लेकर चा तक ए ओ, ये तो हमें काउंट करना ही नहीं, ए ओ बस इतना ही आए, तो इन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, मूल स्वर और संयुक्त स्वर के विषय में अभी हम बात चर्चा करेंगे, बस अभी इसी क्लास में चर्चा करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम इसी क्लास में चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए हम शॉर्टकट में आपको बस प्रत्याहार बता दे रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम, अब आ से लेकर कर अच तक हम कह दें तो ये अच, अच का मतलब हो गया आ ई उ रिर लिर ए ओ ए ओ। इसमें आगे आपके समस्त स्वर, जितने भी आपके 11 स्वर हैं 11 अच में आ जाते हैं, इसीलिए अच को स्वर भी कहा जाता है। स्वर कह लीजिए अच कह लीजिए एक ही बात होती है, चाहे स्वर कह लें चाहे अच कह लें। या औणा, अब ये देखिए यण प्रत्याहार आता है आपका, यण में आपका आ जाएगा या वा रा और ला, या वा रा और ला। हम अभी बता ही चुके इन्हें क्या कहते हैं, अंतःस्थ, अंतःस्थ या अर्धस्वर भी कहते हैं इन्हें, अर्धस्वर। मेन प्रत्याहार हम बता रहे हैं, यहां से देखिए या और मां, यम प्रत्याहार, या मां वा अणा और ना, ये आपका क्या हो गया, अनुनासिक, अनुनासिक या पांचवें अक्षर। हम मेन प्रत्याहार अभी आपको बता रहे हैं, ज़्यादा डीपली आपको प्रत्याहारों के विषय में नहीं बताएंगे, ना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको जो बता रहे हैं बस उतना ध्यान रखिए, इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। झा से लेके सा तक अगर देख लें आप तो ये आपका हो गया झस प्रत्याहार। झस में आपका क्या आ जाएगा, झा भा घा ढा धा, ये आपके हो गए चौथे अक्षर। इसके बाद देखिए हम जा और सा, जस प्रत्याहार ले रहे हैं, तो जस में देखिए आपका आ जाएगा जा बा गा डा दा, ये आपके हो गए तीसरे अक्षर। प्रत्याहारों में भी वही चीज अपनानी है आपको। और खा से लेकर या तक ख प्रत्याहार हो गया आपका। इसमें देखिए अब तीसरे अक्षर के लिए अलग से प्रत्याहार बन सकता है, लेकिन दूसरे अक्षर के लिए अलग से प्रत्याहार नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्याहारों का मतलब सीधे है, या तो खा हुआ खफ प्रत्याहार बनेगा, या खा और या ख प्रत्याहार बनेगा। अब देखिए खा से लेके ये था तक आपके दूसरे अक्षर हैं, लेकिन चूंकि यहाँ कोई संज्ञक नहीं है इसलिए यहाँ तक का प्रत्याहार हम नहीं बना सकते, इसलिए हमने दोनों को कंबाइन करके बना दिया आपका खा फा छा ठा था चा टा ता का पा। इसमें आपके हो गए दूसरे और पहले अक्षर। उसके बाद देखिए अब अगर हम यहां सा से लेकर रा, यहां से क्वेश्चन आ चुका है सा और रा सर प्रत्याहार, तो इसमें आपके आ जाएंगे तीनों सा बस। चूंकि आगे रा है, क्वेश्चन किस तरह से आया था? क्वेश्चन आया था कि सर प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है। क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूं मैं, अभी मिटा दूंगा मैं। सर प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो देखिए ऑप्शन आपका, ऑप्शन था आपका सा, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी ये सा। क्वेश्चन ये था, बहुत सिंपल है अगर आपको पता होगा। अब यहाँ आपको सिर्फ ये देखना, रा चूंकि हलंत वाला होता है, संज्ञक होता है, इसीलिए ये वाला नहीं आएगा, बाकी ये तो तीनों आएंगे ही आएंगे। तो ये बस क्वेश्चन था, हल्का सा क्वेश्चन था।
इसी तरह क्वेश्चन एक बार ये आया था, यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो यण में आपके अंतःस्थ आते हैं, कोई ऑप्शन था अंतःस्थ, ऊष्म, इस तरह से ऑप्शन आते हैं, वर्गों के चौथे पांचवें इस तरह से आ सकते हैं। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था, शल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? शल। तो शल प्रत्याहार का मतलब सा से लेकर ला तक, तो आपका सा और हा, ये आपके हो गए ऊष्म। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऊष्म व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं? शल में। अंतःस्थ आपके आते हैं यण में, ठीक है। वर्गों के और अनुनासिक व्यंजन यम प्रत्याहार में आते हैं। इस तरह से आप बस इतने ही प्रत्याहार देख लीजिए। उसके बाद आपका ये आता है एक हा से लेकर, कहाँ गया हा? ये हा, यहाँ से लेकर इस ला तक बनता है आपका हल प्रत्याहार। अब हल प्रत्याहार में वर्ण आपका क्या क्या आएगा? हा, या, वा, रा, ला, ये आपके वर्गों के पांचवें, फिर वर्गों के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, ऊष्म, ये सब आ जाएंगे। तो हम यहाँ टोटल तो नहीं लिख रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं समस्त व्यंजन। समस्त व्यंजन आ जाते हैं किसमें? हल प्रत्याहार में। इसी तरह अगर एक आ से लेकर हम ला तक बना दें लास्ट में, तो ये आपका बनेगा अल प्रत्याहार। इसमें समस्त वर्ण आ जाते हैं, समस्त वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। तो ये आपका प्रत्याहारों का निरूपण हो गया। क्वेश्चन कैसे कैसे प्रत्याहार से आते हैं हम बता ही रहे हैं आपको। आपसे ये बस ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस उन्होंने ये पूछ लिया मूल स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, तो अक प्रत्याहार। या अक प्रत्याहार में कौन से स्वर आते हैं? एच प्रत्याहार में संयुक्त स्वर आते हैं, अच प्रत्याहार में समस्त स्वर आते हैं, हल प्रत्याहार में समस्त व्यंजन आते हैं, अल प्रत्याहार में समस्त वर्ण आ जाते हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो। सल प्रत्याहार में ऊष्म आते हैं, यण प्रत्याहार में अंतःस्थ आते हैं, यम प्रत्याहार में अनुनासिक आते हैं। बस इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए, इतना ही काफ़ी। अब हम बात करेंगे स्वरों पर। इसे मिटा दें? चलिए मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले ही ली, एक बार फिर से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं लिया है तो। अब हम बात करेंगे आपके, जैसे अभी हमने आपको बताया था स्वरों के बारे में, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो अभी हम दो ही चीज़ें आपको बता रहे हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हम स्वर लिख दे रहे हैं। स्वर कितने होते हैं आपके? आ, ई, ओ, ऋ, लिर, ए, ओ, ए, औ। देखिए इन्हें हम बोलते हैं मूल स्वर। क्या बोलते हैं इन्हें? मूल स्वर। ये ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर बनाने हैं अगर हमें इन्हीं से दीर्घ स्वर, तो देखिए ये मूल स्वर हैं। अब ये मूल स्वर हैं, बाकी के सारे स्वर इन्हीं से बनेंगे, इन्हें हटा दो भी थोड़ी देर के लिए, ये हमारे हो गए मूल स्वर। अब इन मूल स्वरों से सारे स्वर बनेंगे। जैसे हमने दीर्घ स्वर बनाने हैं, तो हमें दीर्घ स्वर अगर बनाना है तो आ प्लस आ करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? दीर्घ आ। इसी तरह हम ई प्लस ई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? दीर्घ ई। इसी तरह यदि हम ऊ प्लस ऊ करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? दीर्घ ऊ। इसी तरह री प्लस री बराबर ये आपका दीर्घ री बन जाएगा। देखिए दीर्घ री में क्या होता है, जिस तरह से री बनाते हैं उसी में एक और री लगा देते हैं, तो आपका ये हो गया दीर्घ री। अब आप कहेंगे ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, वाकई में नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है, हिंदी में ये प्रायः लुप्त हो गया है। अब हम बात करते हैं लिरी की। ये हमारा एक बच्चा, इससे कोई भी दीर्घ नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये ऐसा स्वर है जो सदैव ही ह्रस्व रहता है, दीर्घ नहीं होता, कभी भी ये दीर्घ नहीं होता, ह्रस्व रहता है। अब हम बात कर रहे हैं ए की, तो देखिए अब हम बात करेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ये संयुक्त स्वर दीर्घ में ही गिनती आती है इनकी। किस में आती है? दीर्घ। ये माने दीर्घ ही जाते हैं, लेकिन संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग अलग, देखिए जो प्रायः समान स्वरों से मिलकर बनता उसे तो हम दीर्घ कहते हैं। संयुक्त किसे कहते हैं? एक कोई दूसरा स्वर हो और अगला कोई दूसरा स्वर हो। जैसे आपका आ प्लस ई मिलके बन जाएगा ए, आ प्लस ऊ मिलके बन जाएगा ओ,
आ प्लस ए मिलके बनेगा ए, आ प्लस ओ मिलके बनेगा आओ। अब देखिए यहाँ देखिए आ से आ तो सब में है, लेकिन अगला स्वर यहाँ ई है, यहाँ ऊ है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, सब में अलग हो गया, इसीलिए इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। हालांकि दीर्घ भी रहते हैं और ये दीर्घ भी रहते हैं, इसके अलावा इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इन्हें बोला संयुक्त ही जाएगा। अब देखिए हमारे पास मूल यही तो थे, इन्हीं से सारे स्वरों का निर्माण हमने कर दिया, ये मूल थे, इन्हीं से सारे स्वरों का निर्माण हमने कर दिया। अब देखिए हम सारे स्वर अगर हम इकट्ठे लिख दें, आ ई उ री री ए ओ ए औ। यहाँ देखिए अगर हम बात करें कौन क्वेश्चन, देखिए अब ये जो है ये आपके इसके 3 भेद हो जाते हैं, इन 4 स्वरों के 3 भेद हो जाते हैं। 3 भेद कौन कौन से हो जाते हैं? ये आपके ह्रस्व भी रहते हैं, दीर्घ भी रहते हैं और प्लुत भी होते हैं। देखिए प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होता है, मैं परिभाषाएं नहीं लिखाऊंगा, बहुत लंबी आपको परिभाषाएं नहीं लिखाऊंगा, उसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मैं आपको केवल यहाँ समझा रहा हूँ क्लास में। अब ये तो नहीं कि परिभाषाएं मैं लिखाता रहूँ, तो ये तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिसके बोलने में कहते पलक झपकने के बराबर समय लगे, बहुत कम समय में जो स्वर बोला जाए वो आपका ह्रस्व स्वर कहलाता है। ठीक है, जैसे अ ई उ री, इस तरह से हमने बोल दिया री। ठीक है, दीर्घ स्वर जिसमें इससे दोगुना समय, किससे? ह्रस्व से दोगुना समय लगे, तो वो आपका क्या हो गया? दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे अब इसी का आ का आ ई उ री, अब ये तो होता ही नहीं दीर्घ, यहां आपका आ गया ए ओ ए औ, ये दीर्घ होते हैं। ठीक है, प्लुत आपने स्वर देखा होगा, ये इस तरह से लिखा हुआ, इस तरह से हम लिख लेते हैं ओ, इसे आप मोस्टली इस चीज को, ये क्या है, ये ज्यादातर लोग यही नहीं समझ पाते ये है क्या। हिंदी में 3 जिस तरह से बनते हैं वो हैं, यानी ह्रस्व से 3 गुना समय जिसमें बोलने में लगे। कोई भी प्लुत स्वर अलग से नहीं बनता है, कोई भी प्लुत स्वर अलग से नहीं बनता है। प्लुत स्वर वही होते हैं, किसी भी स्वर के आगे हम ये 3 बना दें तो वो प्लुत हो जाता है, किसी भी स्वर के आगे 3 बना दें तो वो आपका प्लुत हो जाता है। जैसे ये आपका अगर 3 के अलावा इस तरह से खंडाकार आ ये बना होता है, इस तरह से अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ही क्या है, इसे ओम इस तरह से पढ़ेंगे, राम इस तरह से पढ़ेंगे। कहने का मतलब 3 गुना अधिक समय जिसे भी बोलने में, चाहे वो आके आगे बना है ये प्लुत, ये 3 बना है वो भी प्लुत हो जाएगा। यानी 3 का मतलब होता है इस स्वर को आपको 3 गुना अधिक खींचना है। तो आपके ये देखिए हो गए आपके ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इनके भेद हो गए। अब बात करते हैं हम लृ के सिर्फ 2 भेद होते हैं। हमने आपको बताया लृ कभी भी दीर्घ नहीं होता, तो ये आपका एक तो होगा ह्रस्व और दूसरा होगा प्लुत। ह्रस्व और प्लुत, इसके ये 2 भेद होते हैं केवल। ठीक है, अब ये कभी भी 4 के चारों ये कभी ह्रस्व नहीं होते, तो इनके 2 भेद हो गए, एक आपका हो गया दीर्घ और एक हो गया आपका प्लुत। तो अगर इस तरह से पूछा जाए कौन सा स्वर, ऐसा आ जाता है कौन सा स्वर कभी भी दीर्घ नहीं होता, वो लृ है। कौन से स्वर आपके कभी भी ह्रस्व नहीं होते, तो वो आपका ए ओ ए ओ। इस तरह से एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं। एक बार आया था क्वेश्चन और अधिकतर लोगों ने गलत किया। क्वेश्चन था निम्न में कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है। देखने में क्वेश्चन बहुत सरल लग रहा है, लेकिन जब इसका आंसर की बात आती है तो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देंगे। ऑप्शन आ ए ई
देखिए अब क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है आपको। अब आप ऑप्शन देख के आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या हैं? दीर्घ हैं। सारे के सारे क्या हैं? दीर्घ हैं। अब आप थोड़ा तो कंफ्यूज हो ही गए होंगे कि कौन सा ह्रस्व नहीं होता है। तो देखिए इसका भी ह्रस्व होता है, इसका भी ह्रस्व होता है, इसका भी ह्रस्व होता है, लेकिन ये एक ऐसा स्वर है जिसका ह्रस्व नहीं होता। तो अगर आपसे अगर ये पूछ लिया जाए निम्न में कौन सा स्वर ह्रस्व हो नहीं है, तो ना तो ये ह्रस्व है, ना ये ह्रस्व है, ना ये ह्रस्व है, ना ये ह्रस्व है। इसी तरह क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है, तो दीर्घ ये नहीं है, बाकी सारे दीर्घ होते हैं। ये सिर्फ छोड़ के बाकी सब दीर्घ होते हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। ये आपके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से आपका स्वरों के प्रकार 3 हो गए, और बाकी हालांकि प्रकार और भी होते हैं, लेकिन बस आपके लेवल का यही है। तो हम आपके लेवल का, बाकी टीजीटी पीजीटी में बहुत गहनता से पूछा जाता है। वहाँ के आपको अभी केवल टेट की तैयारी करनी है, तो टेट में ही देखिए, बाकी ज़्यादा आप इस पर ध्यान ना दीजिए। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रयत्न जो आपने पढ़े होंगे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये 2 प्रकार के जो प्रयत्न होते हैं